सब लोग चेक करो कि यार आवाज बंद करो, सब लोग चेक करो पिछली क्लास में कहाँ तक काम हुआ था। जो कर रहा कुछ नहीं है, वो लोग पत्तों पे लिखिए। और इसको फालतू से बड़ा करो। सर आप ऑनलाइन करते हैं पहले लिखा होता है तो तुम कोई नहीं आना पड़ता दूसरी क्लास आराम से क्लास सब लोग बातचीत रोक लो और बोर्ड पे देखो कि हमने पिछली क्लास में ये वाली डायग्राम शेयर की थी और ये वाली डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि हॉल प्रूफ जो है अगर ये किसी ने डायग्राम ना बनाई हो ठीक है एक दूसरे को हर्ट नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिन्होंने बनाई है उनको कौन सी चीजें समझ आई इसको कॉपी करें। चलो यार अब सब लोग अपनी आवाज प्लीज बंद करो, इससे पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो, अगर किसी ने डायग्राम नहीं बनाई थी तो वो इसको जल्दी से बना ले। टॉपिक है हॉल प्रूफ और हमने उसको मेंशन कर दिया था कि हॉल प्रूफ जो है असल में पेपर 4 का टॉपिक, सॉरी पेपर 5 का टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में ये वाली चीज जो है ये तो सबने कॉपी की है। तो जिन लोगों ने ये कॉपी नहीं किया हुआ वो इसको कॉपी पहले कर लो। यहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें हमने ओ लेवल की भी काफी चीजें वापस उठानी थी और हमने पिक की हैं। लेफ्ट हैंड रूल वगैरह सारा ओ लेवल का है। आप लोग मुझे ये बता दो क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा थोड़ा सा क्विक रिव्यू होता है ना कि व्हाट इज हॉल इफेक्ट। अच्छा आज वीडियो वाला बच्चा ने हैकर उसने बहुत अच्छा बताया था। वो वोल्टेज की वजह से सामान लगा के इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट का होता है वो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जनरेट होता है जब एक फ्लैट थिन कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हों और आप उसको कहाँ रखें मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ थिन फ्लैट कंडक्टर कैरिंग करंट, देखो बेटा क्लास में ना पूरी फोकस यहाँ करो प्लीज। और इधर आप भी एसी बॉय यहाँ देखो बेटा, ये बताओ कि व्हाट इज अधिक नसवार खा रहे हैं छोटी छोटी पक्षियों से निकाल के चीजें खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? मैं हाँ कुछ बबल खा और चीजें बस अल्लाह दे और बंदा ले भाई बहुत किसी से मांग के खा रखे हैं। सुन तो कुछ क्या कर रहे हो? चलो अब कौन बताएगा व्हाट इज हॉल इफेक्ट? लिखा हुआ है बेटा सीरियस देखो जब कॉन्सेप्ट आए तो बात बताइए। समझ बताओ सर जब बेसिकली किसी थिन फ्लैट कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं अंदर
तो उसकी वजह से एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना एक वो जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जी इलेक्ट्रिक और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज बनाती है। ये वोल्टेज इनपुट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। जो प्रोब, जो सेंसर हॉल इफेक्ट की बेसिस पर बनता है उसको क्या कहते हैं? हॉल प्रोब। हॉल प्रोब में 3 वेरिएबल्स कौन से होते हैं? बोर्ड पे देखो सब लोग, देखो जब आप क्लास के लिए आए हो टाइम खर्च करके तो फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे रखो। 3 वेरिएबल्स कौन से होते हैं? करंट, वोल्टेज, Current, मैग्नेटिक फील्ड। वोल्टेज और मैग्नेटिक दो वेरिएबल इनपुट हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनपुट है, करंट इनपुट है और आउटपुट क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। ये मैंने बताया था कि एक हॉल प्रोब जो है वो पेपर 5 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसका वेट करते हैं कि ये आए, क्योंकि पेपर 5 में मेमोरी नहीं लगती ना, तो ये पेपर 5 में वहां पर मेमोरी लग जाती है इसमें। ये हॉल प्रोब का अपरेटस है। हॉल प्रोब बेसिकली एक डिस्क होता है, छोटा सा होता है, मतलब आप उसको अगर कभी देखें, मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी ना, तो बहुत छोटा सा होता है, इतना सा, और ये कहीं पर भी आप रख सकते हैं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला को मेजर करना है। हम अपने उसी कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रेंथन कर लेते हैं जो हमने हॉल इफेक्ट पे काम किया। लेटेस्ट पेपरों में ये टॉपिक आया बहुत है, इसीलिए हमने इसको इतना ज्यादा टाइम दिया। आप इसका ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। Hall probe is a sensor used to measure the strength of a magnetic field. To do this, it takes advantage of a phenomenon known as the Hall effect. The Hall effect can be observed only when an electrical current runs perpendicular to a magnetic field. In this example, an electrical current is running horizontally across a thin piece of conductive material. A magnetic field is running vertically through the material. The magnetic field exerts a transverse force on the conductive material, pushing the charge carriers, the moving electrons, to one side. As long as the current is flowing and the perpendicular magnetic field is present, electrons will continue to build up on that side. The disparity in the amount of electrons on opposite sides of the material creates an electrical potential difference that is known as Hall voltage. This is the Hall effect in action. A Hall probe has a handle made from a non-ferrous material on the end of which is a tip. The tip contains a piece of conductive material through which a current can flow. Connecting wires run along the length of the handle. When the Hall probe tip is introduced to a magnetic field in such a way that the conductive material is at a right angle to the field lines, the Hall effect comes into play. Hall voltage builds up across the conductor, perpendicular to both the current and the magnetic field. Its strength fluctuates in accordance with the strength of the magnetic field. Thus, the field strength can be determined by measuring the voltage. In order to have its output interpreted, a Hall probe has to be connected to a data acquisition system of some kind. अब जिन लोगों ने इसको गौर से देख लिया, उन्होंने उसके सारे कॉन्सेप्ट वापस देखे। हॉल इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसमें? आगे मैंने 2 चीजों का नाम लिया और ये फिर पेपर 5 सपोर्ट है कि CRO और आउटपुट दूसरे में किस ला सकता हूं मैं? ठीक है, अब तुम लोग वो रजिस्टर निकालना, क्योंकि मैंने नॉर्मल नोट्स में लिखवाया हुआ है, तो इसको अपने नॉर्मल नोट्स में कॉपी नहीं करना। ये वाली स्क्रीन हमें पेपर 5 को भी साथ साथ कवर करना है, क्योंकि अलग से टाइम बचेगा नहीं। तो जो पेपर 5 वाला रजिस्टर मैंने मंगवाया, जो लोग लाए हो उसको निकालो और उसमें ये वाली चीज कॉपी कर लो। जो लोग उसको लेके नहीं आए, कोशिश करो कि वो उसको, अगर उसमें लिखते हो पेपर 4 वाले रजिस्टर में, अगर वो उसको पेपर 4 वाले रजिस्टर में लिखते हो तो फिर आप ये करना कि आप सिंपली उसमें लिख देना पेपर 5 एज यूजुअल। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हॉल प्रोब एक सेंसर है जो मैग्नेटिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है वोल्टेज सिग्नल्स में, और उसमें कन्वर्ट करता है
वोल्टेज सिग्नल में, और उसमें क्या होता है कि उसके आगे मैंने लिखा CRO और वोल्ट मीटर। अच्छा, अब पेपर में याद रखना कि दो ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको जब भी आप यूज करेंगे वो हमेशा कैलिब्रेट होंगी। यानी इन डिवाइसेस का मसला ये है कि पेपर में एग्जामिनर कहता है कि इनको हमेशा कैलिब्रेट करके यूज करो। तो मैंने लिखा है कैलिब्रेटेड CRO। इसी तरह हॉल प्रोब के भी ऐसा ऑपरेटर्स है कि ये हमेशा कैलिब्रेट होगा और कैलिब्रेट होकर फिर यूज होगा। इसके बाद अब ये मैंने अपनी जो एक ऑनलाइन क्लास थी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, और ये कुछ लोगों के पास लिखे होंगे, कुछ के पास नहीं लिखे होंगे। सो जो लोग साथ साथ वीडियो कम से कम फॉलो कर रहे हैं, जरा अगर वो ऑनलाइन नहीं ले पाते तो आप कॉन्सेप्ट बनाओ कि हॉल प्रोब को हमेशा, जो एनिमेशन में भी समझाया, तो हॉल प्रोब को हमेशा कैसे रखते हैं? हॉल प्रोब को हमेशा परपेंडिकुलर रखना पड़ता है, क्योंकि हॉल प्रोब टेक्निकली रूल फॉलो करता है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का। अब असूल ये है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन उस वक्त मैक्सिमम होती है जब सरफेस एट 90 डिग्री हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा। जब हम परपेंडिकुलर जाएंगे तो थीटा क्या होगा? थीटा 90 होगा। जब थीटा 90 होगा तो फिर फोर्स मैक्सिमम होगी। कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया। ये भी आपको अपने पेपर 5 के रजिस्टर में कॉपी करना है, अगर आपने पहले कॉपी नहीं किया हुआ। जो पेपर 5 वाला रजिस्टर है उसमें कॉपी कर लें, और अगर पेपर 5 वाला रजिस्टर नहीं है तो फिर नॉर्मल में कॉपी करें। एक पेपर 5 का अलग रजिस्टर मैंने बनवाया था और मैंने कहा था कि वो यूज करो, क्योंकि हर बच्चे का एक बेसिक प्रॉब्लम आता है जब पेपर 5 होता है। एग्जाम A2 के एग्जाम बहुत कंजस्टेड होते हैं, बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, उसमें बिल्कुल गैप नहीं होता। जैसे AS में लंबे लंबे गैप होते हैं, इसमें नहीं होते। तो वहां ये रजिस्टर तुम्हें बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हर बंदा भी पेपर 5 से पहले पूछ रहा होता है कि सर रिवाइज क्या करूं, वो नोट्स तो सारे पेपर 4 में फैले हुए, तो मैं पेपर 4 की पूरा रजिस्टर्स तो नहीं पढ़ सकता। इसलिए ये तुम्हारा छोटा सा हैंडआउट बन जाएगा और तुम्हारे हाथ से लिखा होगा तो तुम्हें याद होगा। अब क्विकली रिकॉल कर लो हॉल प्रोब के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। हॉल प्रोब इज अ वेरी इफेक्टिव सेंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। टेस्लामीटर कह लो, मैग्नेटोमीटर कह लो। दूसरा, हॉल प्रोब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, हॉल प्रोब follows 3 variables: magnetic field strength, electric current and voltage. चौथा कॉन्सेप्ट, Hall probe is a semiconductor. Being a semiconductor, it has a major failure if the temperature is very high. As a semiconductor, इसकी नाकामी तब हो जाती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, और उस सूरत में ये स्ट्रेट अवे फेल हो जाता है। अच्छा, फिर हॉल प्रोब इज ओवर सेंसिटिव। जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनका एडवांटेज ये होता है कि वो ओवर सेंसिटिव है, छोटी सी रीडिंग भी पिक करेंगे, और यही उनका नुकसान भी होता है। दोस्तों में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनका फायदा भी है। आपको कुछ चमाट लगा बोला तो उसको 100 चमाट लगा देंगे, लेकिन जब उसको कोई और नहीं मिलेगा तो वो 100 चमाट आपको लगा देगा, तो वो ओवर सेंसिटिव ना। तो ओवर सेंसिटिव का कुछ एडवांटेज है और कुछ उसका डिसएडवांटेज है। आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। सादा पानी और खतरनाक स्प्रे करते हैं क्या कोई ऐसा अब बोर्ड पे देखिएगा, हॉल प्रोब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हैं, तवज्जो रखिएगा। देखिए छोटी छोटी अरेंजमेंट जो होती है वो बड़े बड़े मसलों को सेव करती है। जब पेपर 5 की छोटी सी एक बुक है वो साथ रखें जब मैं आपको मैसेज करूं। अब हॉल प्रोब के बारे में आज का अगला कॉन्सेप्ट, ये हमारा वैसे थर्ड कॉन्सेप्ट बनेगा। हमारे कोर्स में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जब भी निकालेंगे लैब के अंदर उनको पहले कैलिब्रेट करेंगे और फिर यूज करेंगे। 2 इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? एक CRO है और एक वोल्टमीटर। कैलिब्रेटेड आते हैं। ठीक है, रिपीट करो। 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि जब भी तुम निकालोगे, अगर तुम लैब में गए तो पहले कैलिब्रेट होंगे और फिर इस्तेमाल होंगे। एक मीटर रूल जो है वो प्री कैलिब्रेटेड कहलाता है। लेकिन तुम अपने मैथ्स की क्लास में ग्राफ पेपर को क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ग्राफ पेपर जब भी निकालेंगे उसको पहले कैलिब्रेट करेंगे। ग्राफ पेपर जो है वो पहले कैलिब्रेट होगा, फिर आप उसको यूज करेंगे। तो
ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप साइड हेडिंग दीजिएगा कैलिब्रेशन ऑफ अ हॉल प्रोब। बातचीत ना हो प्लीज। ये तो P4 मैं जब P5 आएगा तो बताऊंगा। ये बेसिकली P4 और बेसिकली मैं इसको क्लियर कर दूं दोबारा कि पेपर 5 के जो नोट्स होते हैं वो हम पेपर 4 में ही कवर करेंगे। वो अभी भी वही रूल है। जो बहुत हैंडी रूल्स हैं वो एक्चुअली मैं उस छोटी बुक में लिखवा रहा हूँ। उसका मकसद आज का नहीं है। जिस दिन ये मई में पेपर शुरू होंगे तो आपको भी मेरी बात समझ में आएगी कि कुछ लोगों ने टाइम टेबल देख लिया शायद कि टाइम टेबल बिल्कुल कंजेस्टेड होता है। कभी-कभी एक दिन में ना दो पेपर आते हैं और उसमें पेपर भी ऐसे होते हैं जो मिसमैच करते हैं। मतलब एक सुबह M1 का पेपर है या S1 है और शाम को केमिस्ट्री पेपर 5 है। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाओं के पेपर होते हैं। मकसद ये होता है कि बच्चा जा रहा है तो बच्चे को थोड़ा सा ऐसे पुश करके मतलब ज्यादा नहीं बोलना अब अटेंशन इसमें लिखिएगा all probe must be calibrated before use बाकी probe में all probe must be used sorry all probe must be calibrated before use all probe must be calibrated before use all probe must be calibrated before use। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रोसीजर तो रट्टे लगाने का होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि हॉल प्रोब हो या दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको कैलिब्रेट करने के दो तरीके हैं। एक कहलाती है एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन और एक कहलाती है रिलेटिव कैलिब्रेशन। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं क्योंकि वो लोगों को बड़ी डीपली समझ आती है। देखिए आप पाकिस्तान का जो इंटर का या लोकल हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हमने थ्रेशोल्ड नहीं बनाए। हमने बेसिकली कट ऑफ बनाए गए हैं। हर बच्चे को पूरे मार्क्स जितने मिल रहे हैं वो दे दो। डजंट मैटर के बराबर वाले बच्चे ने क्या किया। जिसके 70 क्रॉस हो जाए उसका A है, जिसका 80 हो वो A1 A करके ग्रेड दे देते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन। डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। सीआई में क्या होता है कि थ्रेशोल्ड बनते हैं क्योंकि पेपर रिलेटिवली चेक होता है। जब पेपर मुश्किल होता है तो A ग्रेड नीचे आ जाता है, पेपर आसान होता है तो A ग्रेड ऊपर। इसको कहते हैं रिलेटिव कैलिब्रेशन। मेरी बात समझ में आ गई ना। आप कहते हो कि आज कल से ज्यादा गर्मी है, आप कोई रेफरेंस दे रहे हो कल का, इसको कहते हैं रिलेटिव कैलिब्रेशन। और एक होती है एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन। अब एक थर्मोमीटर को कैसे स्केल करते हैं। असल में थर्मोमीटर जब कहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका टेम्परेचर से क्या ताल्लुक। टेम्परेचर तो हीट है, हीट तो जूल में होती है। इसको कहते हैं रिलेटिव कैलिब्रेशन। तो किसी चीज को कैलिब्रेट करने के दो तरीके हैं। या तो उसको किसी से कंपेयर कर लो, ये रिलेटिव है, या उसको किसी से कंपेयर ना करो बल्कि उसको खुद उसके ऊपर रखकर मेजर करो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि हॉल प्रोब की जो कैलिब्रेशन है वो रिलेटिव है। हॉल प्रोब की जो कैलिब्रेशन है वो आपको याद होगा हम लोग बचपन में जब टेस्ट में फेल हो जाते थे तो हम घर जाकर सबसे पहले पेरेंट्स को ये बताते थे कि क्लास में सब फेल हुए, फिर बताते थे कि मैं भी फेल हो गया। ऐसा होता था ना। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन या रिलेटिव कैलिब्रेशन? रिलेटिव है ना। तो बेसिकली ये रिलेटिव कैलिब्रेशन होती है। हॉल प्रोब को हम करते क्या है कि हॉल प्रोब असल में मसला ये है कि हॉल प्रोब एक सेंसर है। एक मीटर रूल सेंसर नहीं है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हॉल प्रोब कंपेयर करेंगे तो सेंसर है। मैंने ये बड़ी डिटेल से समझाया था कि और इसकी आगे चल के मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि सेंसर में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है। सेंसर ये करता है कि जो क्वांटिटी तुम्हारा टारगेट होती है उसको मेजर नहीं करता बल्कि वो कोई ऐसी क्वांटिटी उठाता है जो उस क्वांटिटी से लिंक हो और उसको वो मेजर कर सकता हो। मैग्नेटिज्म एक मिस्टीरियस फिनोमिना है। इसको डायरेक्ट मेजर करने का कोई तरीका है नहीं। जैसा आप कमरे में चेयर्स डायरेक्ट गिन सकते हैं लेकिन इस तरह मैग्नेटिज्म को मेजर नहीं कर सकते। तो इनको इस जगह पर ये पता चला कि हॉल प्रोब जो वोल्टेज शो करता है वो मैग्नेटिज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप वोल्टेज मेजर कर लो तो इनडायरेक्टली आपने क्या मेजर कर लिया। लेकिन अब उसकी कैलिब्रेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के नंबर, और से सुनिएगा, वोल्टेज के नंबर
टेस्ला के नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर कैसे चलता है, उसमें एक एंगल होता है, वो एंगल बदलता है तो नीडल घूमती है। अब वो जो आप नंबर लिखते हैं 20, 40, 60, क्या वो डिग्री होता है या गाड़ी की स्पीड होती है? लेकिन वो फिर आपने कैलिब्रेट किया, क्योंकि अगर ये ऐसे घूमे आधा सर्कल तो ये तो 180 होना चाहिए। इसका मतलब आपने गाड़ी को पहले नोन स्पीड पे चलाया और उस नोन स्पीड को एंगल के साथ सिंक कर दिया। फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड जब 50 थी तो एंगल था 30, तो जहां 30 डिग्री था वहां आपने क्या लिख दिया 30। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हॉल प्रोब को पहले एक नोन टेस्ला में रखते हैं, हॉल प्रोब को पहले एक नोन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। हॉल प्रोब मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूज। आपने उसको पहले कहां रखा, एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसका टेस्ला मेजर कर लिया। तो और टेस्ला उसका पता था, उसका क्या मेजर कर लिया, फिर आपने उसको टारगेट मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दोबारा उसका वोल्टेज नोट कर लिया। रिपीट करता हूं क्या बोला मैंने कि हॉल प्रोब को पहले एक नॉन टेस्ला में रखें और उसका वोल्ट मीटर से वोल्टेज उठा लें, फिर उसको टारगेट मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वहां वो वोल्टेज बता देगा टेस्ला आपको चाहिए। और फिर ओलिवर मैथ्स का मशहूर जमाना रेशो मेथड लगा दें, क्योंकि आपके पास एक अननोन है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको निकालनी है, दो वोल्टेज और एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो टारगेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन प्रोसीजर पेपर में पेपर 5 में लिखना पड़ता है। प्रोसीजर क्या है कि हॉल प्रोब को पहले एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वहां उसका क्या नोट कर लो, फिर उस हॉल प्रोब को उठाकर टारगेट मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। वहां पर तुम्हें टेस्ला नहीं पता, लेकिन वहां तुम्हें क्या पता चल जाएगा, वोल्टेज। और फिर तुम ये रेशो लगाओ और रेशो लगाकर उस पे क्या निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग किस तरह सोचते हैं। एक जगह एक वर्कशॉप में उसने बताया, उनका जो चीफ एग्जामिनर था, कि उससे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि फिर पहली मर्तबा हॉल प्रोब कैसे कैलिब्रेट हुआ होगा। अच्छा मारला ऐसी शो मारती। तो उस बंदे ने कहा कि इससे मुझे हैरानी हुई कि वाकई सब पीपल आर लिसनिंग सो केयरफुली। यानी ऐसा होता है ना कि बातों का कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके पढ़े, तो दीवार से चिपका हुआ है, तो खिड़की से पाँव से खेल रहा है, तो मोबाइल पे मैसेजिंग कर रहा है, लोग कहते टाइम देखो खत्म हो जाएगा, मुझे पता क्या करना है, सब थोड़ी पढ़ सकते। तो आराम से नाश्ता वास्ता करके जबरदस्त। अगर बाइक पे इल्जाम लगाते हैं तो हो सकता है पिछले साल वो भी ए लेवल कर रहा हो बेचारा, तो हो जाता है इंसान। तो अब ये सोचिएगा और इसका जवाब सोचिएगा। ये वो मशहूर कॉन्सेप्ट है जिसमें साउथ एशिया में एक बड़ी मशहूर सी ट्रेडिशनल बात है जिसको खुलकर तो नहीं बोलता मैं, तो वो एक बड़ी मशहूर बात है कि पहले अंडा था या पहले मुर्गी थी। इसमें बाकी हमारे साउथ एशिया में घंटों नहीं सालों बहस हुई है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं और वो कहाँ है। उनके यहाँ ये बहस किस लेवल पर हुई और हमारे यहाँ बहस हुई कि पहले अंडा है या पहले मुर्गी है, और उसमें हम लोग लंबी लंबी बहसें हुई थी, किताबें लिखी हुई। अब उसमें लिखिएगा कि जवाब के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। चलिए अटेंशन दीजिएगा और लिखिएगा कि साइड सॉरी लाइन चेंज करके लिखिएगा, प्लेस द हॉल प्रोब परपेंडिकुलरली इन अ नॉन मैग्नेटिक फील्ड एक ही आधा सेंटेंस बोला रिपीट करके। अभी क्या सामान लगा, एक ही बच्चे से सामान लेते हैं सब, ये बेसिकली सप्लायर एक ही है। अब है क्या, अब आज भी आप लोगों ने नेक्स्ट में क्या कौन सा मैच मुझे चल रहा था अभी नॉर्मल। अरे सुबह इसको कर देखो कि प्लेस द हॉल प्रोब इन अ नॉन मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly in a known magnetic field and the PD across it is measured, and the PD across it is measured, PD across it is measured, उसके बाद ये वाली पूरी स्क्रीन बनेगी नीटली, बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा।
बेटा रुक जाओ, बोलो क्या करें? नहीं बहुत सारी चीजें, ये तो बेसिकली ये तो मुश्किल डायग्राम नहीं है, ऑपरेटर्स वगैरह मुश्किल है। रुक जाना भाई, स्केल मांग तुम उसको स्केल समझा रहे हो, स्केल कैसा दिखता है? ये समझ नहीं आ रही यूलर बताओ यूलर या तो स्केल बताओ स्केल ही बोला ना चलिए ऑनलाइन है तो बता दो, तो कैमरा ऑन करें ताकि कुछ शेयरेबल वीडियो बने। Sir, that was not good point. इंग्लिश का एक जुमला सीखा है इसने, 3-4 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहा होगा। शाम को ड्राइवर को बताएगा लाला ऐसी इंग्लिश बोली मैंने, सब हैरान हो गए। कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल ब्रिटिश असाइन में बोला। थोड़े से लंबे हो गए, राइट पे क्लिक हो जाए। आप किसी बच्चे को लंबा कह रही हो, वो सही में लंबा ही क्या मतलब है सर? कि बच्चा बराबर बैठा है माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा रन वन करने के लिए मैं इसी को लेके जाऊँ। अल्लाह ताला बहुत से बस इतना लंबा काफी, यही कहना चाहिए कौन लंबा Sir, थोड़ा jealous हो रहा है। इस समय में जेलस होता है नहीं, जो याद करके हम सब थोड़ी बोल रहे हैं। हम इस चीज पर होते हैं, उससे डिविएट हो जाती है बात। बेटा सोच के बात करो, अभी आगे पीट कर मैं अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी ना मतलब वो कोई ट्रस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आ गए, नाम से मुझे क्या करना है, मुझे आपका शनाख्ती कार्ड थोड़ी करना। बच्चे की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो होती है वो उसका रिजल्ट शीट है, वो डेटा कंप्यूटर से समझ सकती है। रुक जाओ माता, वो नहीं सुन रही है, पता नहीं कान उसको क्या बता रहे हैं। Because now it is Sir, 1 placed, minute, sir. 2 seconds, sir. 2 seconds. को जरा जल्दी करो। Now it is placed, बेटा किसी बोलो जाओ। देखो now it is placed in the target magnetic field. Now it is placed. Now it is placed in the target magnetic field and PD is measured again, and the PD is measured again, then a simple ratio method is applied. ये simple English वाला नहीं है, maths वाला है, या ना simple inverse direct complex ratio compound ratio, ये वो लफ्ज है। Now a simple ratio method is applied. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, वो सवाल आप लोगों को जवाब देना है जो सवाल वहां पूछा गया, और मैंने आपको कहा कि हमेशा इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है। जब आप इंशाल्लाह अगर बाहर गए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे ना उसमें वो एक्सपोजर देते हैं, ना वो बच्चों की तरह नोट्स बनवाते हैं, ना आपके पीछे पढ़ेंगे पास करो फेल, ना वहां कोई पीट के खुश नहीं, बस वो एक चीज में कामयाब है दुनिया में कि वो एक्सपोजर देते हैं। आप रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे और वो आपकी हर चीज अरेंज कर देंगे। इससे क्या फायदा होता है कि उनके यहाँ ब्रेन्स हैं, हमारे यहाँ ब्रेन्स नहीं है, सिर्फ मेमोरी कार्ड बने हुए हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे ग्रोथ नहीं होती। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बंदे से पूछा गया था कि अगर आपने पहली मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर किया तो पहली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से आई। ये साइंस का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको एक मरतबा जरूर सीखना चाहिए। आप केमिस्ट्री में आ जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं वो किससे कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आया। जो केमिस्ट्री का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है कि तमाम एटॉमिक मासेस किस एलिमेंट के मास से कंपेयर होता है, कार्बन का मास कहाँ से आता है। कभी आप सोचिएगा तो आपको केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बहुत सारी जगहों पर हमने असल में वैल्यूज को थ्योरेटिकली ऐसे ब्लंट नहीं
थ्योरेटिकल एज्यूम किया गया कार्बन का मास क्या है 12 तो आपने मेजर नहीं किया था उस तरह, एक्यूरेट तो मेजर हो नहीं सकता था, स्पेक्ट्रोमीटर तो बाद में आए, बहुत बड़े स्पेक्ट्रोमीटर जो थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाई थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकली उसकी वैल्यू 0.001 टेस्ला के करीब थी। ये थ्योरी है, और इस थ्योरी के बेसिस पर सब कुछ बनना शुरू हो गया। और ऐसा साइंस में एक मर्तबा नहीं होता, बहुत मर्तबा होता है। और साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आप किसी से पूछें कि यार 1 मीटर क्या होता है, वो कहता है 1 मीटर होता है। आप उसको पूछो कि इन्होंने क्या किया, तो आप बताओगे कि देखो इन्होंने कोई एक लेंथ ली अपनी मर्जी से कुछ भी लिया और उसको कहा कि ये क्या है, ये 1 मीटर है और सब इससे मेजर होंगे। अगर इस बात को गौर से सोचा जाए तो फिजिक्स में जितनी मेजरमेंट्स हैं वो सब उस एक assumption पे बनी हुई है, जितनी लेंथ्स है। अब हो सकता है वो ये होता, हो सकता है ये होता। इस तरह में कॉन्सेप्ट सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 रिलेटिव चार्ज। आपसे किसने का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था। असल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो जब एरोस बनाए तो एरोस ऐसे बने, एक को प्लस कह दिया और एक को माइनस। वहां से मशहूर हो गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो कभी आप इंशाल्लाह जब आगे जाके फिजिक्स अगर दोबारा पढ़ेंगे और कोई और एडवांस कोर्स देखेंगे तो आपको ये मेरी बात उस वक्त शायद दोबारा समझ में आए फर्दर कि फिजिक्स के जो बड़े बड़े सॉलिड पिलर कॉन्सेप्ट्स है वो असल में पिलर नहीं है, वो असल में assumptions है, वो असल में assumptions है। जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत देता हूँ कि उर्दू में गाड़ी का मतलब होता है समथिंग व्हिच कांट मूव, गड़ी हुई, और हम उर्दू में गाड़ी किसको कहते हैं, ये उर्दू में लफ्ज बिगड़े हैं। कराची लफ्ज आपको पता है ना। इसी तरह हम लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि मैं बंस रोड खाना खाने गया था। क्या इसका नाम बंस रोड था? नहीं, इसका नाम था बिजनेस रोड। यहाँ पर सारे ऑफिसेस थे, पीछे बोर्ड थी, और ये सोच का फर्क है। जब ब्रिटिश यहाँ थे तो उन्होंने ऑफिसेस बनाए थे। ऑफिसेस इसलिए बनाए थे कि पीछे कोर्ट थी, जब पीछे बंदरगाह की कोर्ट थी। जब वो लोग चले गए तो हमने कहा छोड़ो बंदरगाह से क्या, ऑफिसेस का क्या, हमने पूरी फूड चेन बना। हाँ, लेकिन सोच का फर्क है। तो ये सोचो कि उन्होंने ऑफिसेस बनाए क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड होगी तो खाने को मिलेगा। हमने ट्रेड बंद कर दी, खाने को शुरू कर दिया। That is why we are next level people। ये कॉपी होगा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया, लेकिन वो किस काम में इंटेलिजेंट है ये देखिए। ABH कुछ फजी है, बड़ी से बड़ी डिस्कवरी जो इन्होंने बाहर भेजी थी, दुनिया की सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप थी, उसके स्टनिंग इमेजेस आए। लेकिन एक इमेज आप खोलें व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, कोई एक बंदा भी उसको शेयर नहीं करता, बल्कि नीचे लिखा होता है इसमें क्या खास बात है। आप इसको छोड़ें, एक घटिया सा हलवा पूरी बनाने का वीडियो बनाए, हजारों में लाइक्स आएंगे, बॉय जबरदस्त यार क्या हलवा पूरी बनाई। इट इज द डिफरेंस। खाने की शौकीन नहीं है हम, सो सॉरी, पार्ट से और कुछ और लफ्ज बोलना मुनासिब है। हाँ, चले गए लोग, वहाँ पर मेजॉरिटी जगह लाइट कम होती है, लोग खाए जा रहे हैं, ये नहीं पता वो क्या खा रहे हैं। सामने रोशनी, दुनिया भर में तेज रोशनी में खाना रखा जाता है, तो पता तो आप क्या खा रहे हो। यहाँ पर जो चीज लिखा हो ईटेबल वो नगल लो बस, यही होता है ना हमारे। और फिर कहते हैं पता नहीं क्या मसले, पेट में दर्द हो रही है। जी इंशाल्लाह रिजल्ट आने के बाद मुलाकात होगी। मछली बस्ती की शॉप लगा लेना, नाम रख लेना CI फिश हाउस। हाँ, आपने सारी प्लानिंग की, हर साल होता है। साइड हेडिंग कीजिएगा एडवांटेजेस। अब दोबारा मेरे साथ फोकस करिएगा कि हॉल प्रोब एक ओवर सेंसिटिव सेंसर है, ओवर रिएक्ट करता है। और मैंने समझा दिया कि साइंस कहती है कि जो सेंसर ओवर रिएक्टिव होगा वो उसका एडवांटेज होगा,
और वही उसका क्या होगा, शुरू में जो लोग मोबाइल फोन बड़ी जनरेशन यूज कर रहे हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे, तो बीच में क्या हुआ था कि इन्होंने ऐसी टच स्क्रीन बनाई थी जो सुपर कैपेसिटिव बेसिस थी, आप उसके करीब थूक भी मार दे तो वो मूव करती थी। फायदा ये था कि आपको हाथ का प्रेशर नहीं चाहिए, आप उस पर ड्राइंग कर सकते हैं, बहुत कुछ तरीके। उसका नुकसान ये था कि गलती से चीजें दब जाती थी, यानी आपने कोई काम करें, आपका हाथ लगा हो दब गया। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बन गया कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट्स वेरी सेंसिटिव, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट्स वेरी कि अगर इस कमरे में ये रखा जाएगा तो इस कमरे में जितने मैग्नेटिज्म है ये सबको मेजर करेगा। इसका नहीं, ये तो मैंने समझाया था ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ इनका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल भी एड्रेस किया, पिछली क्लास में भी एड्रेस किया था कि असल में फिजिक्स में पेपर 5 में एक रूल है। वो रूल ये है कि जो एरर कांस्टेंट हो उस एरर को आप इग्नोर कर सकते हैं। इस कमरे में पंखा चल रहा हो तो माइक्रोफोन की आवाज डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर ये पंखा पूरी ट्रायल्स में चलता रहे तो वो एरर इग्नोरेबल है ना, क्योंकि वो सब में ऐड हो गया। आपके घड़ी 5 मिनट आगे है, 10 ट्रायल में जितने आंसर आएंगे सब गलत है, लेकिन चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब में आपको सिस्टमैटिक एरर पता है। तो ये असल में सिस्टमैटिक एरर होता है कि अगर मैं इसको यहां रखूं और हर बार यहीं रखूं तो क्या ये इस लैपटॉप की मैग्नेटिक फील्ड उठाएगा? डेफिनेट उठाएगा, लेकिन मैं इग्नोर कर सकता हूं। क्यों? इट्स अ सिस्टमैटिक एरर। इसी वजह से दुनिया में ये चल गया। वरना अगर इसका एरर रैंडम होता, किसी भी सेंसर का एरर, तो वो फेल हो जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है कि वो आप कुछ नहीं कर सकते। स्टेथोस्कोप की कामयाबी क्या है? इट्स वेरी सेंसिटिव, ऐसा ही है ना। लेकिन आप डॉक्टर से अंकल से इधर के कान में लगेगा, हाथ मारे उस पे, दोनों कान में। क्यों? व्हाई इज दिस नाउ? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? यही उसका डिसएडवांटेज है। तो साइड हेडिंग दीजिएगा, एडवांटेज नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड। जहां भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी है तो प्रैक्टिकल पूछ लो तो मैग्नेटोमीटर बनते हैं, जो कि दुनिया में हर जगह आप इस्तेमाल होते हैं, जिसको मैग्नेटिक सेंसर भी कहते हैं। हमारे कोर्स में तो हर एक टेस्ला किया है, तो वैसे दुनिया में तो इसकी बहुत एप्लीकेशन है। हाँ, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट हालात रहे, जब ज्यादा बॉम्ब वगैरह फट रहे थे, उसके लिए उसमें भी इस्तेमाल होता है। अब तो ये हो सकता है जैसे अभी बायोमेट्रिक है, कुछ अरसे में जो अगला आ रहा है, कुछ ह्यूमन बॉडी के मैग्नेटिक पैटर्न बना रहे हैं, उस पर ये होगा कि फिर आपको सिर्फ चीजों में से गुजरना है, कोई थम कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो आई वाला कामयाब हुआ, डीएनए कामयाब हुआ, उसमें ये भी बन जाएगा क्या हर बंदे को यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखिए इन लोगों के मसले में, हमारा तो मसला देखा, इससे मेरी बात फलां को बताई, मैं इसका सब कोड दूंगा। और शाम को उसी बंदे के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे कि फ्रेंड्स। देखिएगा कि एडवांटेजेस नंबर 1, इट इज वेरी सेंसिटिव, it is very sensitive. Number 2, it is very small and it is very small, compact. It is very small, कॉमा डाल के लिखिएगा, कॉम्पैक्ट, छोटा सा होता है, इसके बहुत छोटे वर्जन भी अवेलेबल है, और ये कहीं पर भी आप रख सकते हैं, किसी नैरो जगह पे भी। उसके बाद इसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर जो और किसी मैग्नेटोमीटर में नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदले तो ये उसके साथ साथ बदलता है, यानी इतना इफेक्टिव है और इतना सेंसिटिव है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही हो तो ये उसके साथ सिंक हो जाता है, और इसका और उस मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस 0 होता है, इतनी फेज में आकर फ्लक्चुएट करता है। नंबर 3 लिखिएगा, इट कैन मेजर fluctuating magnetic fields. It can measure fluctuating magnetic field अब देखिए जो बात अभी एक बच्चे ने पूछी थी, अब पेपर 5 में इसका एक मसला आता है, जो बड़े बड़े मैग्नेटिक सिस्टम्स हैं उनको वहां से हटाना पड़ता है, जो तुम मूव कर सकते हो। अब तुम घर में अगर सोचोगे ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि हमारे चारों तरफ मैग्नेटिज्म है,
और इस पर बड़ी रिसर्च हुई, बहुत सारे आर्टिकल्स बने, कुछ बड़ी अच्छी वीडियोस बनी, यहाँ वो शेयर करो, तो देखता नहीं, लोग देख भी लेते, अक्सर आपने क्या फजूल चीज सी रहती है। यानी ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इस वक्त सबसे बड़े डेंजर हैं। जो हमारे आसपास फील्ड्स के नेटवर्क बनते हैं उनमें हर एक में मैग्नेट है। कभी आप गिनना शुरू करें तो लाइट्स हैं, हीटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब में मैग्नेट लगे हुए हैं। तो अगर आपने हाथ पर एक घड़ी पहनी हुई है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, तो ये उनको भी पिक करेगा। कुछ चीजों में हम असूल फॉलो करते हैं, कांस्टेंट एरर। छत पे पंखा लगा है, उसको तो नहीं उतार सकते, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल मोटर के अंदर भी होता है, कोई तो मोटर को चलाता है। घर के बाहर एक जनरेटर रखा हुआ है, ये उसको भी पिक करेगा। तो अब असूल ये है कि जो चीजें मूवेबल हैं उनको हटा दें, जो कि एक प्रॉब्लम बनती है खास तौर पे उनको जिनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो लिखिएगा, अब साइड हेडिंग कीजिएगा, डिसएडवांटेजेस। साइड हेडिंग कीजिएगा डिसएडवांटेजेस और उसमें लिखिएगा इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव। नंबर 2, जो इसका वर्ल्ड लेवल पे फेलियर बनता है। नंबर 2, वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर चेंजेस, वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर चेंजेस। वहां ये कुछ नहीं कर सकता, और अगर टेम्परेचर का तुम पेपर 5 में देखो तो हर जगह टेम्परेचर इशू आता है। वो बात याद रखिएगा कि पेपर 5 में लोग ये समझते हैं कि टेम्परेचर का मतलब कहीं पर कोई फ्लेम हो, नहीं। जहां पर लार्ज करंट्स होते हैं वहां पर असल में ज्यादा हीटिंग होती है। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल होती है, इसमें हीट सोर्स क्या चीज है? इसमें करंट है। लिखिएगा नंबर 2, लिखिए आपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 लिखिएगा, strong magnetic fields in the surrounding has to be removed. Strong magnetic fields in the surrounding has to be removed. उसके बाद अब 2 लाइनें छोड़िएगा, बहुत नुकसान होता है। ये पाकिस्तान के लोग देहाती होते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकता कि वो हमारे यहाँ ऐसी चीजें स्टेटस सिंबल बन जाती है। लोग फखर से कहते हैं मैंने सीटी स्कैन कराया, बहुत महंगा टेस्ट था, रिजल्ट आया कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं आता। हमारे जब एमआरआई ब्रेन का करा तो उसमें क्या आता, कुछ नहीं आता, उसमें खाली एक कमरा है, उसको कमरा आ जाता है, 4x4 लिखा होता है ब्रेन नॉट फाउंड। उसमें भी लोग जज्बाती होते हैं। एक बंदे का एमआरआई होता है, 4 बंदे बाहर बैठे होते हैं, वो फ्री में अपना एमआरआई करा रहे होते हैं। एक्सरे कराने जाए आप लोग कभी देखिएगा, हम लोग कहाँ पर एक्सरे करा, वहां लोग एक बंदे के साथ 6 लोग घुसते हैं। वो बेचारे समझाते रहते हैं कि विजिबल रेस नहीं है, आपको नुकसान होगा, तो कहते हैं नहीं हमारा रिलेटिव है। करंट बैलेंस, ये टॉपिक रेयर है, बहुत कम आता है, मार्किंग साथ में मत छोड़िएगा। ये सेशन आपको अब क्लिप्स में खत्म होगा, जनवरी फरवरी गेम ओवर, लाइफ इज गुड। करंट बैलेंस टॉपिक रेयर है, कम आता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि इट इज अ गुड ऑल्टरनेट फॉर हॉल प्रोब, इट इज अ गुड ऑल्टरनेट फॉर हॉल प्रोब। हॉल प्रोब के कुछ डिसएडवांटेज हैं, लास्ट लाइन में जो गर्ल्स हैं प्लीज अटेंशन दे दें। जो ऑल्टरनेट होने का मतलब है इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर हॉल प्रोब। जहां तुम देखो कि यार हॉल प्रोब सूट नहीं कर रहा, उसका फेलियर है, वहां इसको लगाते हैं। इसका भी वही काम है जो हॉल प्रोब का है, और वो क्या है? इट इज ऑल्सो अ टेस्ला मीटर यानी मैग्नेटोमीटर। देखिएगा, इट इज यूज्ड to measure magnetic field strength. It is used to measure magnetic field strength. It is, कॉमा डाल के लिखिएगा, it is also a type of magnetometer. It is also a type of
मैग्नेटोमीटर। अब उसमें देखो हर टॉपिक में A2 में मैंने आपको एक असूल समझाया और वो मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज माय जॉब, कि देखो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट पिक कर लो, उसके बाद बुक रीडिंग है, पास पेपर्स हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं। अब टाइम आया है मिड टर्म के बहाने थोड़ा बहुत स्टूडेंट रिस्पांस बुकलेट को भी देखो। हम लोग अंडर प्रेशर काम करते हैं, प्रेशर आ गया सर पे बंदूक है कि भाई पहले टेस्ट वीक है, फिर मेगा टेस्ट है, फिर बीटीएम है, फिर वो है, तो अब ये इस बारे काम हो जाएगा। इसमें आपको ये देखना चाहिए कि इट्स अ गुड चांस कि आप जरूर एक दो मरतबा कुछ क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट रिस्पांस बुकलेट देखो। हम उसको कहते हैं कि वो टॉप लगता है, वहां से ही ग्रेड बनता है, जो ए स्टार वाली मखलूक होती है वहीं से जनरेट होती है, क्योंकि वो भी पुराने ए स्टार वाले लोग होते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक तार में करंट हो और तुम उस तार को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो तार पे क्या लगती है, ठीक है। ये बात गौर से समझिएगा कि आपको निकालना है बी टेस्ला। अब आपको इससे समझ में आएगा कि जो रिसर्च होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है और हमारे यहाँ क्यों ग्रोथ नहीं होती। हमारे यहाँ किसी भी बड़े इदारे में आप जाए, R&D का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर चले जाए आप, R&D लिख कर दें कि मुझे R&D में जाना है, वो घर पे आके आपको ले जाएगा कि प्लीज आप यहाँ क्यों बैठे, फौरन आगे ज्वाइन कर लें। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दुनिया भर में इसकी सबसे डिमांड है। जो लोग रिसर्च करते हैं वो डेवलप भी कर लेते हैं, आगे इंडस्ट्री लेवल पे उसको कोई भी बना सकता है। अब सोचिए अप्रोच कैसे बनाएं। जब एक करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। अब इन्होंने सोचा कि ये जो फोर्स है ये मेजरेबल है। फोर्स मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे न्यूटन मीटर है, स्प्रिंग बैलेंस है, पेडोमीटर्स होते हैं, इनसे फोर्स निकाली जा सकती है। अब इनको ये पता था कि यहाँ पर जब फोर्स लगेगी तो नीचे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो जो रखिएगा, अगर नीचे रिएक्शन आएगा और अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा मेजरिंग बैलेंस रख दूं तो क्या वो रीडिंग ले लेगा? बैलेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जिस चीज पे फोर्स लगे, तो में से जो लोग लैब गए हैं उन्होंने देखा है कि वो जो एक सेंसिटिव डिजिटल बैलेंस पड़ा होता है, या तो में से जो लोग मिठाई शॉप्स पर गए तो पाकिस्तानी उसको ऐसे उंगली लगा के देखते हैं, रीडिंग चलना शुरू हो जाती है, फिर मुस्कुराते देखो कितना मजा है। तो वो जो चीज है वो कितना सेंसिटिव होता है। आप उसके बाद जो उसके हाई क्वालिटी आते हैं उस पर आप से हाथ से हवा चले उसको भी रीड करता है, क्यों? ओवर सेंसिटिव मीटर है। अब अप्रोच दोबारा समझाता हूँ। जब इस पे फोर्स लगेगी तो उस फोर्स का नीचे रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन तुम किसी भी मीटर पे रीड कर लो, ऐसा मीटर जिसके ऊपर एक पैड हो, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये बड़ी आम सी चीज है, क्योंकि हमारा लैब एक्सपोजर नहीं है इस ग्रुप में, तो इसलिए हमें वो इस तरह समझाना पड़ता है। तो एक बड़ा यू शेप का मैग्नेट लो, उसके बीच में एक तार रखो और उसको सर्किट से जोड़ो, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर क्या रख दो? बैंक बैलेंस। अप्रोच बड़ी सिंपल है। जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो उसमें करंट पास करेगा। जब करंट आएगा तो डाउनवर्ड या अपवर्ड इस पे क्या आएगी? दोनों सूरतों में ये जो नीचे मीटर है वो उसको रीड कर लेगा, क्योंकि अगर अपवर्ड फोर्स होगी तो रिएक्शन फोर्स रीड कर लेगा, और अगर डाउनवर्ड है तो डायरेक्ट फोर्स रीड करेगा। ये मीटर मशहूर है कि ये असल में वेइंग मशीन है, लेकिन वेट इज आल्सो अ फोर्स। अब आपने फोर्स रीड कर ली। अब आप गौर से देखिएगा, आप ये फॉर्मूला कॉल कर ले, इसमें थीटा खुद आपने मैनेज करके 90 कर लिया। ये कहां से आएगा? उसके बाद एम मीटर, उसके बाद और ये सब पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा? तो इसका मतलब ये तरीका हॉल प्रोब से ज्यादा रियलिस्टिक है, इसमें एरर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मल्टीपल चीजें ऐड हो रही हैं। किसी भी रीडिंग में आपको याद होगा एएस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अनसर्टेनिटी। अगर किसी चीज में दो वैल्यूज आ जाए तो अनसर्टेनिटी 2 मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाती है। अब अगर किसी चीज में 1 2 3 4 वैल्यूज हैं तो अनसर्टेनिटी अगर एक भी रखूं तो रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी। तो इस मेथड की एक्यूरेसी कम है, लेकिन लॉजिकली ये मेथड बिल्कुल साउंड है। इस मेथड का नाम है करंट बैलेंस। वो तो बिल्कुल, ये तो देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो चला जाता है एएस में, कि अगर आप एक बॉल को जमीन पर गिराते हैं तो बॉल जमीन पे गिर के बाउंस करती है, रिएक्शन फोर्स।
दो सवाल हमेशा ज़हन में आते हैं, एक बॉल वापस उतना क्यों नहीं उछलती जितनी हाइट से गिरी। दूसरी बात ये है कि जब बॉल नीचे जाके ऊपर आई तो जमीन नीचे चली जाती। नहीं, इसका असूल जो लोग न्यूटन थर्ड लॉ पूरा भूल चुके हैं। न्यूटन थर्ड लॉ से ये नहीं था कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। उसने कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर आइडेंटिकल नेचर फोर्सेस and the result या effect is always dependent on inertia। आप एक छोटी सी गाड़ी को पुश करें, गाड़ी आप पर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन गाड़ी को झेलना पड़ेगा। लेकिन आप एक बस में फोर्स लगाएं, उतनी फोर्स बस आप पे वापस लगाएगी, लेकिन बस नहीं हिलेगी। जवाब क्या होगा? इनर्शिया। ये जितनी फोर्स इस पे लगाएगा ये वापस इस पे ऊपर लगा देगा, लेकिन हिलेगा वही जिसका इनर्शिया रिलेटिवली कम होगा। ये टॉपिक है। साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस। क्लास एक माइक ऑफ कर हुजूर सवाल पूछ। So you are such a good girl, mashallah. You're always helpful in the class. देखो अपने अच्छा क्वेश्चन पे रुको। देखो इसका क्वेश्चन ये है कि हॉल प्रोब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो मैंने आखिर में 2 पास पेपर कराए थे और एक शायद होमवर्क में था, या शायद दोनों ही क्लास में कराए थे, उसमें ये दिखाया था कि बड़े बड़े जो क्वाइल्स थी और उनके बीच में हमने क्या रखा था? हॉल प्रोब। अब इसका क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये है कि ये प्रोसीजर वहां सूट नहीं करेगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर किसी जगह करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बनने जा रहा है तो इसको वहां लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो इसका पूरा सेट है, पूरा ब्रेकर्स है, दूसरा वहां पर भी करंट है तो वो इसकी फोर्स को इफेक्ट करेगा। ये इसका प्रॉब्लम है। ये हॉल प्रोब, याद रखिएगा, इसकी बात मैं वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि हॉल प्रोब इज वेरी हैंडी। इट्स अ सिंगल डिवाइस। इट इज नॉट अ सिंगल डिवाइस, इट्स अ कंप्लीट apparatus। ये वहां तो सही है जहां तुम उस चीज को लेके यहां आ जाओ, लेकिन जहां तुम्हारे पास कोई छोटी सी जगह हो, जो कोई छोटा सा एरिया हो, वहां पर ये सूट नहीं करता जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ हो। सो इसको कॉपी कर लें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, 10 मिनट में सब लोग वापस हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम इसको 10 मिनट में कंटिन्यू करेंगे।
वो यार रिज्यूमिंग जो लोग ऑनलाइन है वो प्लीज आ जाएं वापस। 10 मिनट हो गए थे अभी? हम्म? 10 मिनट हो गए? हाँ 2 मिनट रहते हैं 2 मिनट में तू मैसेज करे उसको, 2 मिनट में तो वहां से वो हिलना शुरू करेंगे। सर अभी कुछ है नहीं, दोनों लोग शुरू करें। मुश्किल है, नहीं, जो नहीं आता वो ना आए भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं। यू कांट कीप एवरीवन इन लाइन, ए लेवल में ऐसा नहीं होता। ये कॉपी करा दिया था। चले, जो लोग ऑनलाइन है वो भी और बाकी लोग भी पहले, अब हमने जो डायग्राम बनाई थी उसके बाद साइड हेडिंग दे दें वर्किंग, और उसमें ये कॉपी कर लें, साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग। सब लोग साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। हम लोग ब्रेक से पहले टॉपिक कर रहे थे करंट बैलेंस, और करंट बैलेंस वाला जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने उसको बीच में छोड़ा था। सब लोग इसे जल्दी से कॉपी करिएगा। कौन सा होता है? 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होना चाहिए। माइक बंद करना पड़ेगा, पिछले साल we used to give examples कि such a good girl हो, इतना बड़ा पढ़ाते हैं एक्सपोनेंशियल डीके ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच तो नहीं करता लेकिन बिल्कुल करीब आ जाता है, बट स्टिल यू कांट। आप इसी सब लोगों ने मेरे साथ ये टॉपिक ब्रेक से पहले डिस्कस कर लिया था, और मैंने तभी इसको बीच में छोड़ा हुआ है कि आपको सिर्फ कॉपी करना है। अगर कोई बच्चा लेट भी आता है या कोई बच्चा अगर हॉरर मूवी की तरह गायब हो जाए तो उसका भी काम हुआ हो। लेकिन इसका ऑपरेटर्स देखिएगा, हम लोग मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं। हम लोग मेथड ये फॉलो कर रहे हैं कि आप इसको एक प्लेट पर या वेइंग मशीन पे रखें और आपको अप्रोच समझ आ गई होगी। ये बच्चे ने ऐसा किया, उसको तकलीफ होती है। अरे जी बंद हुआ, बंद हुआ, इसको बोलो इसे सर खोल सकते हैं। सर बहुत है। ये सब करना है, वहां जाकर जो भी कह रहे हैं। जब इस पर करंट आएगा, इस बोर्ड पे देखो, अगर इस पे करंट आया, अगर फोर्स नीचे की तरफ होगी तो इस मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, और अगर फोर्स ऊपर की तरफ होगी तो रीडिंग। तो आप क्या करोगे, पहले आप रीडिंग लोगे करंट ऑन करने से पहले, फिर करंट ऑन करने के बाद, और दोनों को माइनस कर दोगे। वेरी गुड, ये इसका ऑपरेटर्स है। अब आप हेडिंग डालिएगा डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल बी। बेटा 2 लाइनें छोड़कर ये हेडिंग मुझे बोलना चाहिए, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल बी। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा, और अच्छे क्वेश्चन याद रहते हैं, उसने कहा कि सर इससे पहले फिर क्या कर रहे थे पिछले 3 दिन से। आप लिखवा रहे
डिटर्मिनेशन और बी तो हॉल प्रूफ क्या कर रहा था, या करंट बैलेंस आपने क्यों पढ़ाया। तो these people are those, these people are always alert in the class, और ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने अंदर लानी है, तो इंशाल्लाह आपकी यूनि में काम आएगी, क्योंकि वहां आप देखोगे कि सिस्टम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा ना, आपको कोई ऐसा फॉलो करेगा कि बेटा पढ़ो, यू नो सच अ गुड बॉय, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, सब छोड़ देते हैं। तो बेसिकली नोट्स का स्टाइल है कि आपने कुछ चीजें पढ़ ली, कुछ आपने अभी आगे करनी है, तो आप एक फुट मार्क बना के, नोट्स में ना फुट मार्क बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इतने बनते नहीं है, बट फुट मार्क जो होते हैं, जैसे रोड पर लिखा होता है ना कि मरी इतना दूर है, इस्लामाबाद इतना दूर है, तो बी को मेजर करने के हमारे कोर्स में कितने तरीके हैं, 3, एक ये हम कर चुके हैं, दूसरा करंट बैलेंस, और तीसरे का नाम है सर्च कॉइल। आगे एक चैप्टर आएगा जो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ऊपर है, छोटा चैप्टर है बट कॉन्सेप्ट वाइज वो नेक्स्ट लेवल टच करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां तुम इसको पढ़ोगे, तो में से जो लोग न्यूज वगैरह देखते हो या एक्शन मूवीज देखते हो, एक इतना सा रॉड होता है, उसके आगे एक रिंग लगा होता है, और उसको लेकर चलते हैं, जहां उनको शक होता है कोई बॉम्ब है या इस तरह की कोई चीज है, तो वो पीप करता है। ये बेसिकली जो क्लीनिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तो तुमने जो लिखा उसमें लिखोगे द इम्पोर्टेंट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन the important methods used to determine बड़ा B are the important methods to determine capital B। टाइम देखो, सर 5 मिनट उत्तर के बैठो, आगे जाओगे। अब वो मिसिंग है कि रिलेटिव मिसिंग है, तो वो रिलेटिव डिवोटेनेस कर रहा है। क्या क्लास रिकॉर्ड है, वरना इस ग्रुप में पूरी फिल्में मौजूद है साथ में। तो दीवार से चिपका हुआ है, कोई जमीन से अफेक्शन ले रहा है, वो विंडो वाला बच्चा आए, वो हमारे घर में विंडो के साथ चिपका हुआ हो, जहाँ भी सो रहा होगा, जहाँ होगा विंडो के साथ ही। वो जैसे बाज लोग किसी एक में भी आकर बस में या जहाज में बैठते हैं, तो विंडो वाली सीट पे जिद करते हैं, या आपके बराबर में कोई ऐसा बंदा बैठा हो, जब जहाज उतर रहा होगा मतलब पूरा हेड लेकर आपकी गोद में आ जाएगा, हालांकि बात कुछ नहीं दिख रहा होगा, 15 मिनट के बाद वो कहेगा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो भाई तुम्हें ये बात पहले नहीं पता, इतनी सी विंडो है, लेकिन पूरा वो मुंह चिपका देगा, और कुछ लोग बकायदा यूं रख के देख रहे, उसके बाद क्या तो शूटिंग करनी उनको। सर्च कॉइल का जिक्र आगे आएगा, बोर्ड पे देखिएगा, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आगे आएगा। सर्च कॉइल बेसिकली पेपर 5 का टॉपिक है। ये इस तरह की कॉइल होती है और हम इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करने के लिए, यानी टेस्ला को डिटेक्ट करते हैं इससे। अभी ये बाजार चल रहा है क्या? बहुत पुराना जोक है, इसके लिए छुपाया हुआ है, और सबसे मशहूर छुपाने का तरीका ये होता है कि किसी दूसरे के बैग में रखो। किसका गुम हुआ एग्जैक्टली? मॉन्टेसरी में हो यार, क्या जोक्स है। एक बच्चे का मैंने बताया बैग छुपा दिया, हम लोग गए किसी दूसरे बच्चे के बड़े बैग को खोला, उसके अंदर रखा और फिर कसम उठा रहे मैंने कहीं नहीं रखा, वो बैग में रखा। मतलब मिस मुझे पेंसिल चबो रहा है, मिस मुझे गंदी नजरों से देख रहा है, ये होती इस तरह की होती है यार। वो बाजार देखो कितना सेट है, उसको थोड़ा पैम्पर करो हो जाएगा। बहुत पसंद मामला। 2 लाइनें छोड़कर सब लोग यार बोर्ड पे देखो, हम लोग किस जगह फंसे और आप लोग किस काम कर रहे हैं। हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी सेलेक्टेड, टॉपिक रेयर है, बहुत कम आता है। हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी सेलेक्टेड, ये टॉपिक 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी सेलेक्टेड, ये टॉपिक रेयर है, इसकी बहुत कम अटेंडेंस है। सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा, और जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, आप एक मेन कॉन्सेप्ट बनाएं, और A2 में जो पावर है वो यही है कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कम है। एक ऐसा ऑपरेटर्स जो
पार्टिकल्स को उनकी वेलोसिटी की बेसिस पर अलग अलग कर दे। आसान लफ्जों में, अगर एक बीम में कुछ पार्टिकल्स फास्ट हैं, कुछ स्लो हैं, कुछ मीडियम है, जैसे रोड पे गाड़ियां होती हैं तो हम रोड पे लेन्स बना देते हैं और फास्ट और स्लो को अलग कर देते हैं। फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। It is a method of differentiating particles in terms of their speed. जो पार्टिकल फास्ट हैं उनको अलग कर दो, स्लो को अलग कर दो, मीडियम स्पीड को अलग कर दो। तो लिखिएगा, इनसाइड हेडिंग लीजिएगा इंट्रोडक्शन और उसमें लिखिएगा सेपरेटिंग, साइड हेडिंग दीजिएगा इंट्रोडक्शन और उसमें लिखिएगा सेपरेटिंग पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड, separating particles in terms of their speed। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं तुम्हें देता रहता हूं कि देखो A2 में अब जो ये वाला स्टेज है, जब सेशन तकरीबन आधा हो गया, आधे से थोड़ा ज्यादा बल्कि, तो उस वक्त तुम्हें, जो तुम्हें से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है, उनको चाहिए कि अब वो अपना लेवल बढ़ाएं, आंसर की क्वालिटी बढ़ाएं। और वो हमेशा मैं कहता हूं कि वो दो चीजों से बढ़ती है, एक तो एग्जामिनर रिपोर्ट और दूसरा स्टूडेंट रिस्पांस बुक है। तो मैं यहाँ सीखने से यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर आपका स्मार्ट बच्चा लिखता है डिफरेंशिएटिंग अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्लो एंड फास्ट। ये उसकी बेहतर वर्डिंग है, आंसर वही है। बेसिकली एक वर्ड आ गया डिफरेंशिएट, उससे पहले था सेपरेटिंग, दोनों में मतलब सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज बेहतर करोगे तो तुम 63, 64 भी क्रॉस कर सकते हो। 70 तो बहुत हाई बेंचमार्क होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आप ए स्टार कैटेगरी में आ गए हैं। A2 का वेटेज जरा ज्यादा होता है, उसकी बर्थ ज्यादा होती है, तो आप परफॉर्म करो तो अपना पीछे वाला ग्रेड ऊपर कर सकते हो या उसको ए स्टार तो बना सकते हो। फिजिक्स का ए स्टार बहुत बड़ी बात होती है, वंस यू इंशाल्लाह अप्लाई अब्रॉड। तो देखो, अब तुमने समझना ये है कि मेरे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है और उसमें मैंने चार्ज पार्टिकल्स को एंटर किया। ये तुम्हें नजर आ रहा है कि अब की बार एक ट्यूब है। इससे पहले हॉल इफेक्ट कैसे परफॉर्म हुआ था? उसने एक सॉलिड कंडक्टर रखा था, ये अब एक ट्यूब है, इसमें भी मुड़ने की जगह है, लेकिन जो बेसिकली एरिया है वो खाली है, लाइक अ लो वैक्यूम। यहाँ हमने क्या लगा दी? मैग्नेटिक फील्ड। उसमें ये चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल इसमें घुसेंगे तो उन पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। लेकिन बहुत समझ के करना इस बात को कि ये हॉल इफेक्ट नहीं है। हॉल इफेक्ट इज यूज्ड फॉर सॉलिड थिन फ्लैट कंडक्टर। इट्स अ वैक्यूम ट्यूब, इट्स एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। तो पार्टिकल इसमें मुड़ेंगे और मुड़ने के बाद यहाँ पर तुम अपने पास से क्या लगाओ? हॉल इफेक्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, लेकिन हमने नहीं लगाई थी, बल्कि वो खुद से इंड्यूस हो गई थी। तुम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। A2 में इसको कहते हैं कंबाइंड फील्ड इफेक्ट। कंबाइंड फील्ड इफेक्ट क्यों? ग्रेविटेशनल पहले से था, पहले तुमने मैग्नेटिक लगाई और फिर तुमने ही खुद क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते इतनी कर दो कि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नाउ मूविंग अगेन इन अ हॉल इफेक्ट से बहुत मैचिंग है। लेकिन दो बेसिक फर्क याद रखना, हॉल इफेक्ट जो है वो एक सॉलिड कंडक्टर का बिहेवियर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन से होती है, खुद से आती है, तो उसने तो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना ही करना है, जैसे एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक भी एक्सटर्नल है, इलेक्ट्रिक भी एक्सटर्नल है, और ये ट्यूब है जिसके अंदर से हमने हवा निकाल ली है ताकि चार्ज पार्टिकल इजीली मूव करे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक या दोनों को एडजस्ट करेंगे अंटिल दोनों फोर्सेस क्या हो जाएं? इक्वल। दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा V is equal to E upon B। फॉर्मूला डिफरेंट बनाए हमने, आपकी बार हॉल वोल्टेज पे नहीं गए। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, B का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फॉर्मूला से निकल आती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप चाहे तो हॉल प्रोब से निकाल ले, चाहे तो सर्च कॉइल से, चाहे तो करंट बैलेंस से। अगर आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें न्यूटन पर कूलम अपॉन टेस्ला, तो आप क्या निकाल लेंगे? ये पहला फॉर्मूला बना साइंस में, कहा जाता है कि मे बी द फर्स्ट और मे बी द सेकंड वन, जिसने इंसान को केपेबल किया कि वो चार्ज पार्टिकल्स की क्या निकाले?
उनकी वेलोसिटी निकालें। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम जोड़ के रखो तो इस फॉर्मूला में आपके पास E कैसे आएगा, V अपॉन टी। V कैसे आएगा, वोल्ट मीटर, टी मीटर, टी सब कुछ पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का पहला पर्पस क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल्स की क्या निकालेगा, एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे बीटा पार्टिकल घुस गए, बीटा पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। अब आप उनको इस फील्ड में एंटर करते हैं। जब वो इस फील्ड में एंटर होंगे तो फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्या V वेलोसिटी है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेलोसिटी से बदलती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नहीं चेंज होती। जो पार्टिकल इनमें से तेज होंगे उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगी, और इनमें जो पार्टिकल स्लो होंगे उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगी। इससे क्या होगा, वो जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने भेजे थे वो पार्टिकल जो फास्ट हैं वो फॉलो करेंगे किसको, क्यों, मैग्नेटिक को क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो नीचे तरफ मुड़ने का मतलब है कि ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, ये पार्टिकल स्लो है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू E अपॉन B। वो जो एक सिंगल बीम थी अब वो ब्रेक कर जाएगी किसमें, मैं दिखा के पूछ रहा हूँ, मैं 5 उंगलियां खोल लेता हूँ, अकल इस्तेमाल करें ना। जो सामने बना हुआ है 1 2 3 सिंगल फील्ड कितने में ब्रेक हो गई। जो फास्टर पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक फोर्स को ज्यादा फील करेंगे, जो स्लोअर पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा फील करेंगे, और जो दोनों के दरमियान की स्पीड पर है उनके लिए दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगी, और ये वो लोग होंगे जो क्या होंगे, इसका मतलब आपने एक सिंगल बीम को कितने हिस्सों में तोड़ लिया, 3 हिस्सों में तोड़ लिया। इसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। रेयर टॉपिक है, कभी कभी आया है, लेकिन बहरहाल एज अ साइंस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे दुनिया में ये सारी प्रोजेक्टर और लाइट डिवाइसेस और टीवी डिवाइसेस बनी थी, क्योंकि जो इमेज आप देखते होंगे पुरानी स्क्रीन पर वो इलेक्ट्रॉन बनाते थे। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। हमने कॉन्सेप्ट बना लिया और कॉन्सेप्ट को दोबारा एस्टैब्लिश करते हैं। एक ऐसी बीम जिसमें डिफरेंट स्पीड के पार्टिकल्स हो, उसको एक ऐसी जगह लेकर जाओ जहां पर कितनी फील्ड्स लगी हो हमारी तरफ से, 2, और टोटल कितनी हो, 3 कौन सी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इतनी पावरफुल है कि इनके होते हुए ग्रेविटी इग्नोर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाओ कि एक अगर डाउनवर्ड मोड़ना चाहती है तो दूसरी अपवर्ड मोड़े, उनके बीच में कंपटीशन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती है वो मैग्नेटिक को ऑबे करता है, और जिसकी स्पीड कम होती है वो फिर जाहिर कंपटीशन में किसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। नहीं, वो मैंने गलत बोला होगा, मैंने बोल दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तो मैंने यहाँ दिखा के बोला है, देखो क्या लिखा है, FB इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में शायद मैंने गलत बोल हो सकता है, लेकिन भारत मैंने लिखा हुआ बिल्कुल यही है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब आपने जो लिखा था, आपने ये कॉन्सेप्ट लिखा था, उसमें लिखिएगा कि लाइन चेंज करके लिखिएगा साइड हेडिंग प्रोसीजर, उसमें लिखिएगा कि a beam of charged particles moving at different speeds, a beam of charged particles moving at different speeds enter a beam of charged particles moving at different speeds enters perpendicularly in a uniform magnetic and electric field. Enters perpendicularly in
इसका सेंटेंस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड रीजन ऐड करना पड़ेगा, सेंटेंस बना थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हाँ, लेकिन वो फिर मैं उसको एक फॉर्मल करूंगा तो सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा, उसी को छिड़ता है, तो मैंने उसको तभी भी ब्रेक कर सकता हूँ। रीजन ऑफ स्पेस बोलना चाहिए। अच्छा, अब देखो कि तुमने ये बोला कि यहाँ पर दोनों फील्ड्स हैं, ग्रेविटी भी तो मौजूद है। ग्रेविटी, व्हाई द पुअर ग्रेविटी इज ऑलवेज इग्नोर्ड? जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े जी की वैल्यू बड़े ई और बड़े बी के मुकाबले में बहुत बड़ी जी की वैल्यू कहाँ तक जाती है? 10 पावर। तो उसका इफेक्ट मौजूद है। ये कभी नहीं कहना कि ग्रेविटी कम है, ये बहुत बुरी तरह चिढ़ते हैं। जैसे आपको अगर फेल होना हो तो पेपर में लिखिए एनर्जी इज यूज्ड, पागल हो जाएगा कि आपकी एनर्जी को यूज कैसे कर लिया। इसी तरह याद रखो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ग्रेविटी इज वीक। ग्रेविटी वीक नहीं है, ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी फील्ड्स रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, अब जो बात डिस्कस हुई उसको सामने रखिएगा और हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले ये समझेंगे कि दो फील्ड्स हैं, दोनों हमने लगाई हैं। हम उसके होते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। लिखिएगा कि इन कंपैरिजन जी फील्ड, जी छोटा वाला, इन कंपैरिजन छोटा जी फील्ड is not effective in comparison. छोटा g field is not effective. Next time, उसके बाद ये पूरी डायग्राम बनेगी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे मूड के साथ। इट इज अ सब्जेक्ट। अगर आप इसके साथ जरा भी बुरा करेंगे तो इसका भी एक दिन होगा। तो याद रखिएगा कि ये भी आपको देखकर पूछेगा कि हाँ भाई अब बताओ। 2 दिन स्पोर्ट्स वो तीजे से पिक्चर ले रहे हैं, जैसे उसको वहां पर इंस्टाग्राम पे लगा। हाँ फिर सही, लेकिन आप कॉपी करो, मैं देख रहा हूँ छोटा छोटा सा पैकेट निकालोगे, मुंह पे रख हल्का से खींच के, यार बहुत मजा आता है। नहीं तो वो तो उसकी आप उस पे शक हो रहा है, और चीजें भी हो रही है। खैर रखिए बेटा, सॉरी और सुपर बिहेव करना है, जो सच है गुड बॉय। लेकिन ये जुम्मे के बेदनाम हो लिया करें। जुम्मे वगैरह का फिजिकली रिलीजियस टर्म बोलनी नहीं है भाई, और हम आपको याद कर रहे हो कैसे। Yes. सब लोग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा। प्लस के सामने माइनस होना चाहिए। ये पेपर में इतना फारिग होता है कि ये ऐसे रखकर देखिएगा, प्लस के सामने माइनस नहीं है तो मुस्कुराएगा कि काम हो गया। दोनों शीट्स, दोनों प्लस माइनस वाली प्लेट्स पैरेलल होनी चाहिए। सब पढ़ा चुका हूं, सब याद होना चाहिए। कोई भी ऐसी गलती जो फिजिक्स बदल रही हो वो डायग्राम को नल कर दे। क्या वो? बोलो आप किससे दो, किसी भी व्यक्ति को सोच के बोलो। आज के इंग्लिश थोड़े मसले को ऐसे ऐसे एनिमल्स के नाम याद है कि गूगल पे जाके देखना पड़ता है। अभी ना ऑनलाइन बता नहीं, क्लासेस की थोड़ी होती सवाल इस पर आएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 लैंड डैश एनिमल्स, राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ देम, ये सवाल थोड़ी आएगा।
Discovery Channel. हाँ अभी अभी तो पैकेट निकाला नहीं, मेरी वजह से रुक गया ना। क्या क्या बहुत बाहर अलग, जाके करेंगे। हाँ, बहुत अलग हो गया थोड़ा सा। हाँ ये होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वो मल्टी कलर और मल्टीपर्पज जो अब बंदे की आया तो उसके साथ बात उसको पता ही चीज होगा। हाँ शाबाश बोलो। एक एरो ने कम मोड़ा हुआ एक ज्यादा मोड़ा हुआ सर ये बात Sir, that is truly a huge contribution. ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। मेरा नहीं ख्याल था कि कोई इसको नोट करेगा, बट वन पर्सन हैज नोटेड इट, इट्स वेरी इंप्रेसिव। सर आपने बताया तो सारे नहीं वो ऐसे ही होते हैं। दोनों सेम नहीं हो सकते और उसकी वजह अगर कोई बता दे तो मैं ये मान लूंगा कि वो बच्चा बाकी पढ़ रहा है। सर वो पैराबोलिक और सर्कुलर वाली चीज थी ना। पैराबोलिक हो सकता है। वेरी गुड। अब ये वही बच्चा है जिसको अभी हम गलत जज कर रहे थे, बट शी इज माशाल्लाह स्मार्ट सडनली। बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा जजमेंट था कि कोई पिक नहीं करेगा और इसने सुभाकर ने उसका आंसर दैट वाज आल्सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। जो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन होती है वो सर्कुलर होती है। ये सर्कल बनना चाह रहा है और इसको सर्कल नहीं बनना, इसको बनना है सीधा सीधा। अप्लाई नहीं देखें बल्कि ले आके पेपर देना सीधा सीधा बाकी इसको यहाँ मैं यहाँ पे यहाँ इतनी बड़ी लेवल पढ़ने पाता हूँ, मदरसे में पढ़ लो या ये पैराबोलिक डिफ्लेक्शन है और ये सर्कुलर। तो जो लोग एनर्जी सेवर को कहते हैं, बाजी जलेबी वाला चाहिए रॉड वाला, वो सही है। अगर मैं पढ़ के वही लफ्ज बोल रहे हैं। अब अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा, अब साइड हेडिंग दीजिएगा डेरिवेशन। ये कॉपी होगा बेटा, शो नाउ प्लीज। बेटा शो नहीं करें प्लीज। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। अगर हम सारा टैलेंट जोड़कर एक बच्चा बना ले तो वर्ल्ड पोजीशन आ सकते हैं। टैलेंट हर लिहाज से मल्टीपल डायमेंशन का टैलेंट मौजूद है। हाँ, योर पावर्स आर कमर्शियल। कॉपी करिएगा। बेटा यहाँ देखिए कि हाँ उसकी शक्ल से कैसे कॉपी करती है, ये से कॉपी करती है। एक ग्रुप में कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। दिस इज वेयर तुम अब जैसे ब्रिटेन से भी होकर आए, तुमने देखा होगा वहां इस एज में इतनी वैरायटी है। यहाँ जितनी वैरायटी यहाँ मिलती है ना, मतलब सामान लगाने से लेकर पढ़ने तक, वहां पर भी आप होते हैं। आप वहां चले जाए पाकिस्तानी खाने में, वहां पर आपको मॉल बिल्कुल ऐसे ही है। लगता ही नहीं क्या ब्रिटेन में वही लैंग्वेज वही स्टाइल। अब तो कुछ ऐसे नहीं, शायद वहां सारी लीडरशिप हमारी को ले आती है। ये कॉपी कर आ गई है। आपको तो ये नहीं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ना, मैं वो कॉपी करें, इसका सवाल नहीं आएगा भाई। जो आप में से लोग इंशाल्लाह बाहर जाएंगे वो चेक कर लीजिएगा अभी आने। ये कॉपी करें जल्दी से। Okay, all people continue to write.
सर आप क्या कह रहे थे? ब्रिटेन की भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। वहां पर भी गुस्से में जो बोला जाता है, हर जगह की कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं। वो परेशान हो रहा है, इसी पॉइंट है कि कोई इधर उधर ना दिखे तो मैं निकाल के लगा दी। अब देखिए बोर्ड पर गौर से देखिएगा, ये जो डायग्राम है इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये जो दो बॉक्सेस बने हुए हैं ये कॉपी करेंगे। ये जो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, डायग्राम पूरी मत कॉपी करिएगा, वो ज्यादा पिछले डायग्राम के साथ मिसमैच होगी, जो ज्यादा एक्यूरेट है। ये बहुत रफ सी बनी हुई है, लेकिन आप इसमें ये वाला बॉक्स, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो बॉक्सेस कॉपी करें। देखिए G field is ignored. G field is ignored. There is a competition. G field is ignored. There is a competition. G field is ignored. There is a competition between electric and magnetic fields. There is a competition between electric and magnetic fields. Faster particles obey B field more. Faster particles obey magnetic field more, while slower particles obey electric field more. अब दो लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा मास सेलेक्टर। टॉपिक मार्क होगा अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बनाओ कि वेलोसिटी सेलेक्टर इज अ अरेंजमेंट यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो आपने पार्टिकल्स अलग कर दिए ना, फास्टर अलग कर दिए, फिल्टर आउट कर दिया। दो लाइनें छोड़िएगा प्लीज, बाकी दो पे कंसंट्रेट करें। कोई इसमें प्लीज फोकस यहां से ना हटाए। हेडिंग डालिएगा मास सेलेक्टर, दो लाइनें छोड़ के, टॉपिक मार्क होगा अनइम्पोर्टेंट। यार कोर्स तो आपको पूरा करना है ना, ये तो पता चलता है कि किस वक्त इनका दिमाग खराब हो जाता है। इंट्रोडक्शन, देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप एक बीम ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट ना होता तो केमिस्ट्री शुरू ना होती। इंट्रोडक्शन, ये वो पूरा प्रोसीजर है, ये वो पूरी थ्योरी है जिस पर दुनिया में स्पेक्ट्रोमीटर बने, जिनसे फिर मासेस डेवलप हुए और वो पीरियोडिक टेबल शुरू हुआ और फिर केमिस्ट्री। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ देयर मास, हेवियर, लाइटर और मीडियम। तो लिखोगे, साइड हेडिंग दीजिएगा इंट्रोडक्शन और उसमें लिखिएगा कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के लिखिएगा कि इट इज एन अरेंजमेंट यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स in terms of their masses. It is an arrangement used to separate particles in terms of their masses. बोर्ड पे देखिएगा, जब चार्ज पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में घुसते हैं तो उन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड हो जाते हैं। इसमें जो फोर्स लगती है वो अगर पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर हो तो डिफ्लेक्शन क्या होती है? सर्कुलर। तो जो रखिएगा, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन
वो ये थी कि मैग्नेटिक फोर्स इज नाउ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने उससे बनाया था Q अपॉन M इज इक्वल टू V upon VR। इसको अगर हम एक स्टेप अब आगे लेकर जाएं तो हम देखेंगे कि Q अपॉन M में इसको M अपॉन Q कर लें और फॉर्मूला ये बन जाएगा। B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, स्पीड आप फिल्टर करके कांस्टेंट कर दें तो M और R क्या होगा। कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि जो पार्टिकल्स हल्के होते हैं उनका रेडियस छोटा होता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द रेडियस। ये बड़ा मशहूर सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे रोड पर बड़े ट्रेलर्स होते हैं उनका मास ज्यादा होता है तो जब उनको टर्न करना पड़ता है तो उनका रेडियस बड़ा होता है। तभी हमने इतने बड़े राउंड अबाउट्स बनाए थे। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा वो उनको खत्म करके वहां पर सिग्नल्स लगा रहे, लेकिन हमने पहले स्टेप पर इतने बड़े राउंड अबाउट्स बनाए क्यों थे? क्योंकि इन रोड्स पर ट्रेलर चलते थे और उनको मुड़ते वक्त बड़े मास की वजह से क्या लेना पड़ता था, बड़ा रेडियस लेना पड़ता था। मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब इस चीज को यहाँ लगाओ, एक बीम आ रही है जिसमें डिफरेंट मासेस के पार्टिकल्स हैं। जब उसमें घुसी तो घुसने के बाद कितने पोर्शन हो गए? 3। इनमें हेवियर पार्टिकल अलग हो गए और लाइटर पार्टिकल। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें डिटेक्टर लगा के मास स्पेक्ट्रोमीटर बन गया था, जिसने कार्बन और बाकी एलिमेंट्स के मासेस निकालने शुरू कर दिए थे और फिर वो दायरे पूरी केमिस्ट्री का सेट शुरू हो गया। ये बेसिकली क्या है? दिस इज कॉल्ड मास सेलेक्टर। अब ये कैसे काम कर रहा है? जिस पार्टिकल का मास लाइट है, कम है, उसका रेडियस छोटा है और जिस पार्टिकल का मास बड़ा है उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो हल्के पार्टिकल्स भारी पार्टिकल से अलग हो जाएगा। आपने जो लिखा था उसमें आपने ये मेंशन कर दिया। अब आप इसमें साइड हेडिंग कीजिएगा डेरिवेशन। कॉपी होगा हाँ, लेकिन इसी से कनेक्ट करूंगा तो आगे जा सकता हूँ। नहीं, सेंट्रीफ्यूज वो तो वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट है ना। जब आप वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े वगैरह धोती है तो सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं, वो अलग है। हाँ, लेकिन वहाँ चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ये तो चार्ज पार्टिकल्स का गेम है, वो तो आपके न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के अलग हो जाते हैं, वो अलग है। प्लीज अटेंशन दें, देखिए अटेंशन नहीं हटाएं। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। हाई क्वालिटी चैप्टर है, खत्म हो रहा है, तो जाते जाते हर चीज आपको खुद आती हो। नोट्स मसला नहीं होते, मसला हमेशा कॉन्सेप्ट होता है। और अभी आप लोग टेस्ट देना शुरू करेंगे, मैंने कई मरतबा बोला, तो आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हैं तो आप इंटर के बच्चों के साथ बैठकर दें या ए लेवल के साथ, आपको इक्विवेलेंट लगेगा। हाँ, ये तो बस खत्म हो रहा है। मुझे कभी इसमें जल्दी नहीं होती, मैं क्लास बढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं टॉपिक को कोशिश करता हूँ कि वो सैंडविच ना हो। टेस्ट इसी का तो है। मेगा तो उसके बाद अब आपने तय किया, मेगा उसके बाद होगा। असेसमेंट क्या हो गया ना, किसी रखेंगे एक ही चैप्टर। हाँ, तो P5 तो P5 तो होने का फायदा है ना। अगर P5 नहीं रखूंगा तो ये तो अभी चैप्टर खत्म हुआ है तो इसकी तैयारी पूरी इसकी करनी पड़ेगी। P5 तो तुम्हारा P5 की वजह से तो मार्क्स बचेंगे। P5 तो अच्छी चीज है। मैंने ट्यूसडे को प्लान टेस्ट और वेडनेसडे को असेसमेंट है। इस ट्यूसडे नहीं है। नहीं, हमारा प्लान ये है कि 23rd को या 24th को मेरा असेसमेंट है। ग्रैंड टेस्ट टेस्ट वीक के फौरन बाद और मिड टर्म से पहले, मतलब 30 क्या यार मैथ बेटा तो ये लेकिन मैथ का पेपर है। ट्यूसडे के दिन आप रखेंगे, उस दिन मैथ का है ना। क्यों? हाँ, ट्यूसडे को मैथ जो ग्रैंड टेस्ट ट्यूसडे को नहीं हो रहा ना। मैंने ग्रैंड टेस्ट की कोई अभी भी मुझे हैरत हो रही, लोग मुझे जो असेसमेंट वाली जो मैंने पोस्ट डाली है उसको टैग करके पूछ रहे हैं कि असेसमेंट कब हो। ये नेक्स्ट लेवल होता है यार। बस अभी तुम्हारा नाम क्या है? कॉपी कर, आवाज कम कर रहे हैं। अब ये ग्रुप पे ये लेवल जिन लोगों का है ना, वाकई उन पे हैरत होती है। ऊपर लिखा हुआ है असेसमेंट, उसी को टैग कर रहे, नीचे पूछ रहे असेसमेंट कब होगा। अरे बल्ला क्या चीज लगाई है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता। अरे जिससे भी हो, लेकिन यार बंदा ये तो कुछ तो हो ना, संडे को क्या दिन होगा। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ऊपर लिखा है असेसमेंट और असेसमेंट में
बेटा रुक जाओ, इस पॉइंट बेटा से चुप करके लगा लियो। बेचारे को शायद तो सब भूल गए। नहीं से कंप्लीट लगा तभी अब रिलैक्स हो। कॉपी करें बेटा, शोर हो रहा है, बाकी साइड आप कर। जब भी आप इस तरह की डेरिवेशन कॉपी करें तो हमेशा थीम याद रखिए, क्योंकि डेरिवेशंस अक्सर बीच में से कटती हैं या एक्सटेंड होती हैं। और ये सबसे नीचे एरो बनाओ तो नीचे आईएस ये एक्सटेंड लग रहा है कि आईस कांस्टेंट कोई नहीं, यहाँ इसको कांस्टेंट करवाना है सब। ये कॉपी होगा बेटा, जल्दी करो मसला है। हम निकल मसला है टाइम सर। एक मिनट माइक बंद कर। इस काम की रिपोर्ट है। बेटा ये कॉपी करो यार, जल्दी कॉपी करो बेटा। हो गया छोड़ रहे हैं बच्चा, अभी कोड है ना, उसका वोट हमारे 100 से खरीदा जाएगा वो। आपको रेसिज्म ये प्लीज कॉपी करें, इससे वो लिंक ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ तक कॉपी लिंक करते हैं तो जो पेपर 5 वाली क्लास अभी आ रही है, वो जैसे पिछले वीक हुआ था, वो 2 क्लासेस हैं। एक को हम होमवर्क में रखेंगे, एक को जो दोनों लेना चाहे दोनों अटेंड कर ले। और अगर कोई एक क्लास लेता है तो इट विल बी अ कनेक्टेड क्लास, मतलब वो दोनों में एक काम नहीं होगा। मैंने 2 पेपर होमवर्क में दिए थे, 2014 मेरा ख्याल है चल रहा था। मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास जो T5 की बुक्स हैं, जैसे वो इसने आई थिंक सबसे पहले ली थी, उसमें क्या मार्च का पेपर वाकई नहीं है? अच्छा, उसमें नॉर्मल रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 2012 से 2020 तक। 2010 से 2022 ये कॉपी होगा। हाँ, चैप्टर खत्म कर रहे हैं। सही ठीक है। ये कॉपी कर बेटा, शो नाउ प्लीज। ऐसे ब्रिटिश बॉय कॉपी करके भाई, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। क्या बोल अच्छा, कॉपी करो प्लीज। ये चैप्टर यहाँ ऑफिशियली कंप्लीट हो रहा है। हम इसकी फॉर्मूला लिस्ट अगली क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आप अभी बंद नहीं करिएगा कॉपीज। मुझे आपको एक चीज दिखानी है, कॉपी नहीं होगी क्योंकि वो बेसिकली पोस्टिंग है और हम उसको एज यूजुअल इस तरह की चीजों को ग्रुप पे डालते हैं। अल्लाह करे कि लोग उसको देखते रहे, वरना वो एक मुसीबत बनती है कि वो सारी मेहनत का एक कंप्रोमाइज वर्क होता है। बोर्ड पे देखिएगा, चैप्टर जब खत्म हो रहा है, चैप्टर आखिर में एक आउटस्टैंडिंग अपनी प्रॉपर्टी को लाता है जो A2 की स्पेशलिटी है, स्पेशल डिश है। ये A2 में कंपैरिजन बहुत आता है। अब उसने तीनों फील्ड्स पढ़ानी चैप्टर का, उसने बेसिकली अपने कोर्स को एक लैंडमार्क पे पहुंचा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसने तीनों फील्ड्स पढ़ानी। अब वो आपसे कहेगा कि आप इन तीनों फील्ड्स को क्या करें, कंपेयर करें। ये बहुत इनको पसंद है और ये भर भर के देखते हैं। कौन से बनाकर हम क्लास को, अभी इसको मैं कोशिश करूंगा कि हम रिपीट जरूर करें, लेकिन आप मेरे साथ क्विक रिवीजन अभी करके उठिएगा। मास कौन सी फील्ड बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल मूविंग चार्ज। ये कंपैरिजन का टॉपिक है, लेकिन कुछ कॉपी नहीं करिएगा, सिर्फ उसको एक नजर देखिएगा। आपको ये समझ आएगा कि उसने यहाँ लाकर अपने पीछे तकरीबन पूरे कोर्स को खींचा है वापस। जी फील्ड, फिर ई फील्ड और फिर डी फील्ड। तो ये इस हेवीवेट चैप्टर का एंड है। इसके फॉर्मूलाज की एंट्री अगली क्लास में करा लेते हैं। आज का काम यहीं तक है और हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस उसमें करा लेते हैं।
अभी करा ले सर। नहीं सर, क्योंकि कल में बच्चे नहीं एक्स्ट्रा आएंगे। क्लासेस इसमें कार्ड भी नहीं लगेगा। सर अभी करा ले सर। जो लोग भी अगर गायब होने के भी चक्कर में हैं तो 10 बजे तक जरूर रुकिएगा, अपने 10 बजे की क्लास में कार्ड लगाकर कार्ड लग जाएगा 10 20 जो लोग ऑनलाइन है वो दोबारा ज्वाइन 10 बजे कर ले, अटेंडेंस